Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had covered the questions on Hill's cipher. So our next topic of discussion is RSA क्रिप्टो सिस्टम, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो सिस्टम है और काफ़ी वाइडली यूज्ड भी है। तो ये पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है। पब्लिक की का मतलब ये है कि इसमें दो की बनाते हैं हम, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो एक की ऐसी होती है कि जिस की को हम अप्लाई करते हैं और आपने कोई मैसेज भेजना है, उस की को अप्लाई किया, वो की पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी उस की को अप्लाई कर सकता है, मैसेज को एनक्रिप्ट कर सकता है या एनसाइफर कर सकता है और भेज सकता है। लेकिन बीच में किसी के हाथ अगर वो लग जाता है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए, तो प्राइवेट की उसके पास नहीं होती है। बट एनक्रिप्शन के लिए जो की अवेलेबल है वो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। तो आरएसए जो है वो बहुत ही वाइडली यूज्ड है, जैसे हम यहाँ पे बता भी देते हैं। नीचे ये जो है देखिए, तो ये जो इनिशियल्स हैं ये देखिए, और तो ये कहलाता है आरएसए। तो इनके इनिशियल्स जो हैं ये ले लिए हैं यहाँ से, तो इसके ऊपर ये है और ये है पब्लिक की सिस्टम। तो अब ये काम कैसे करता है वो जरा हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एन ले लेते हैं और ये जो है प्रोडक्ट है 2 प्राइम्स का। ये प्रॉब्लम आरएसए जो क्रिप्टो सिस्टम है वो बेस्ड है इंटीजर फैक्टराइजेशन के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो सिस्टम है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, एल्गेमल। वो जो है डिस्क्रीट लोगैरिथम के ऊपर बेस्ड है। और जो आरएसए है ये जो है ये इंटीजर फैक्टराइजेशन के ऊपर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो आसानी से ऑब्टेन नहीं हो सकता कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। और पर्टिकुलरली हम जो है n काफ़ी लार्ज लेते हैं, मतलब p जो है वो रफली 200 डिजिट्स का नंबर लेते हैं, और सिमिलरली q जो है वो 200 डिजिट्स का नंबर लेते हैं। और प्रोडक्ट जो है वो रफली इसलिए कहता हूँ कि जैसे मान लो ये 20 है, या यूँ कहिए कि 200 है, 3 डिजिट का नंबर है और ये भी 3 डिजिट का है, तो प्रोडक्ट 6 डिजिट का हो ऐसा नहीं है, जो है ना। जैसे अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो ये कितना आएगा, तो 5 डिजिट का नंबर है, 6 का तो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने कहा। बट लेकिन अगर मैं 500 और 500 ले लूं तो फिर ये 6 डिजिट का आ जाता है, तो इसलिए मैंने रफली वर्ड इस्तेमाल किया। तो रफली जो है ये 400 डिजिट्स का नंबर बन जाता है। तो 400 डिजिट के नंबर को किसी भी सुपर फास्ट कंप्यूटर से भी आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करोगे तो वो बहुत लंबा टाइम लेता है। अगर सिंगल में लोगे तो वो सालों लेता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो तो भी काफ़ी लंबा टाइम वो लेता है। तो ये इसका मेन क्रक्स है कि दिस हार्डनेस ऑफ द प्रॉब्लम टू फैक्टराइज ए गिवन n, ये इसके बेस के अंदर लाई करता है, इसके ऊपर ये बेस्ड है। तो अब कहने का मतलब 2 p एंड q ले लिए हमने और प्रोडक्ट करके n बना लिया। p एंड q नोन नहीं है पब्लिकली, पब्लिक को नोन है सिर्फ n। अब ये किसके फैक्टर्स हैं ये नहीं पता हमें जो है, तो पब्लिकली n अवेलेबल है। और दूसरा काम क्या करते हैं हम इसमें, तो इसको n को बोलते हैं एनसाइफरिंग मॉडुलस, और एक ले लेते हैं हम k जो है वो लेस देन n है और 1 से ग्रेटर है, सच दैट GCD ऑफ k एंड n इज 1। ये अभी देखेंगे जब डिसाइफरिंग की बात करेंगे कि GCD 1 क्यों लिया। GCD 1 एक्चुअली इसलिए लिया ताकि इसका इन्वर्स जो है
फाई एन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करे। तो इस वजह से ये इसका जीसीडी जो है ये 1 हमने ले लिया। के को बोलते हैं एनसाइफरिंग एक्सपोनेंट। कहां पे लिखें, एनसाइफरिंग एक्सपोनेंट। तो एन हो गया एनसाइफरिंग मॉडुलस, के हो गया एनसाइफरिंग एक्सपोनेंट। और इन दोनों को हम जो है पब्लिकली ये प्लेस कर देते हैं। पब्लिकली क्या प्लेस होता है, ये पेयर जो है ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब किसी को जो है एनसाइफर करना है, कोई टेक्स्ट एनसाइफर करना है, तो क्या करेगा जी वो सबसे पहले जो भी कोई टेक्स्ट है, कोई भी फ्रेज हमने लिया, कोई वर्ड्स लिए जो भी, उसको हमने डिजिटल इक्विवेलेंस मतलब जो उसको नंबरिंग की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म का मतलब क्या है कि जो ये हमारा नीचे है, देखिए मैं जरा इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ, इसमें कर देंगे और स्पेस को ले लेंगे, स्पेस इक्वल टू 26। अब आप कहोगे कि ये मॉडुलस 26 करेंगे तो 0 आ जाएगा, वापस से आ जाएगा, तो 26 लेने का क्या फ़ायदा। एक्चुअली हम जो यहाँ पे अब मॉडुलस करेंगे वो मॉडुलो n करेंगे। n जो है हमारा वो काफ़ी लार्ज है, तो इसलिए वो 26 में लूँगा तो वापस 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो स्पेस कैरेक्टर को हम ले लेंगे 26। तो अब इसमें हम उसको डिजिटल इक्विवेलेंस मतलब नंबर में कर लेंगे, उसको हम कैपिटल N से डिनोट कर देंगे। कैपिटल N जो है ये स्मॉल, कैपिटल M जो है स्मॉल n से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो क्या होगा, जब मॉडुलस n लेंगे तो वो घूम के वापस किसी और के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ m टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन n, तो हम क्या करेंगे, तो इसको ब्लॉक्स में ब्रेक कर देंगे, M2 so on up to MT, such that each mi is less than n। तो इस टाइप से उसको हम ब्लॉक्स में ब्लॉक बाय ब्लॉक एनसाइफर करेंगे। पहले M1 को एनसाइफर कर देंगे, फिर M2 को, फिर M के, सबको कंकैटिनेट कर देंगे तो वापस हमारा M आ जाएगा। तो अभी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं ले रहा हूँ कि इसको ब्लॉक्स में नहीं ले रहा हूँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो M है हमारा ये जो है ये N से छोटा है। तो कहने का मतलब हमने कोई टेक्स्ट लिया, प्लेन टेक्स्ट, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया M में। अब उसको साइफर टेक्स्ट में कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, M रेज टू पावर K कर देता हूँ, ये इक्विवेलेंट टू आ जाएगा R मॉडुलो n। अब देखिए हम मॉडुलो n ले रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मैं स्पेस को 26 ले लूं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो हमारा r आ गया है, ये हमारा साइफर टेक्स्ट नंबर है बेसिकली, मतलब नंबर के फॉर्म में हमें साइफर टेक्स्ट मिल गया। अगर मैं ब्लॉक्स करूंगा M1 का, तो यहाँ पे R1 R2 RT तक हमारे पास आ जाएगा, उनको कंकैटिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो साइफर टेक्स्ट आ जाएगा नंबर की फॉर्म में। और अभी वापस कैसे आएंगे उसकी बात करेंगे। तो वापस जब जिसके पास जाएगा वो उसको डिसाइफरमेंट करेगा, तो वापस उसको वो मिल जाएगा। तो अभी हमारा एनसाइफरमेंट हो गया, तो ये हो गया एनसाइफरिंग। एनसाइफरिंग कैसे हुई, तो कैपिटल M रेज टू पावर K किया, कॉन्ग्रुएंट टू सम R मॉडुलो n, ये हो गया एनसाइफरमेंट। अब जरा डिसाइफरमेंट कैसे, डिसाइफरिंग कैसे करेंगे जिस पर्सन के पास, मान लो मेरे पास आया वो, तो मेरे पास R जो है वो ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब डिसाइफरमेंट से पहले एक और चीज़ हमें चाहिए, वो चाहिए जो ये जो GCD हमने लिया था ना इसके लिए। तो जब GCD K और phi n का 1 है, तो इसका मतलब K का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू phi n, तो इसका मतलब कोई ऐसा J एग्जिस्ट करेगा
सच दैट के जे इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मॉडलो फाई एन, और जे कहलाता है रिकवरी एक्सपोनेंट। तो जे कहलाता है रिकवरी एक्सपोनेंट, क्योंकि अभी ये हमें रिकवरी में मदद करेगा। कैसे करेगा अभी जरा देखते हैं, ठीक है। तो अब जब डिसाइफरमेंट की बात अब हम करेंगे, तो जिसके पास पहुंचा, मान लो मेरे पास पहुंचा, तो मेरे पास जो है वो जे जो है वो अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है उसकी अभी बात करेंगे, पहले एक बार मैं लेके चलता हूं जे मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे पास आर पहुंच गया, तो आर रेज टू पावर में जे कर दूंगा, तो ये कॉन्ग्रुवेंट आ जाएगा एम के मॉडलो एन। एक बार थोड़ा सा नीचे बता देता हूं कैसे आ जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आर रेज टू पावर जे इज कॉन्ग्रुवेंट टू आर, किसके बराबर है, एम बराबर, मतलब रेज टू कॉन्ग्रुवेंट है, ऊपर देखिए यहाँ पे, तो मैं आर की जगह एम की पावर के लिख देता हूँ, रेज टू पावर जे विच इज एम रेज टू पावर के जे। अभी जे और के कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से के जे इज इक्वल टू 1 प्लस फाई एन मल्टीप्लाइड बाई सम एस, ऐसे आएगा। सो अब देखिए, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, तो अब देखिए किसके कॉन्ग्रुवेंट होगा, एम रेज टू पावर 1 प्लस फाई एन इंटू एस, और 1 को मैं अलग ले लेता हूँ, और ये आ गया एम रेज टू पावर फाई एन रेज टू पावर एस, वो कॉन्ग्रुवेंट हो गया एम के मॉडलो एन, क्योंकि ये जो है m रेज टू पावर फाई एन ये कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा 1 के। अब आप कह सकते हो कि जो ये तो कॉन्ग्रुवेंट तब होगा जब जीसीडी m का, कैपिटल M का और स्मॉल n का जो है वो 1 होगा, तब ये आएगी ये सिचुएशन। तो ये दूसरी केस में भी ये अगर n प्रोडक्ट है पी क्यू का और जीसीडी 1 नहीं है तब भी ये आएगा, वो डिटेल मैं छोड़ रहा हूँ, बट जो है आपके लिए मतलब इतना आप चाहो तो उसको फिगर आउट कर सकते हो। तो ठीक है, तो अब जिसके पास जे है, तो जिसके पास अगर जे है तो वो इसको रिकवर कर सकता है। वो क्या करेगा, आर रेज टू पावर जे करेगा, और आर रेज टू पावर जे करके जो है वापस एम ऑब्टेन कर लेगा। तो अब जो ये जे है ये बेसिकली जो है उसकी प्राइवेट की का पार्ट है। तो प्राइवेट की इसमें क्या है, बेसिकली प्राइवेट, यहाँ पे ऊपर लिखा पब्लिक, प्राइवेट की क्या है उसकी, पी क्यू जे। देखिए ये तीन चीजें पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कि एन किसका किसका प्रोडक्ट है, पी और क्यू का, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और जे भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं। अब आप कहोगे कि जी के तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो के का इनवर्स ही तो निकालना है हमने, के का इनवर्स जे निकालना है और मॉडलो फाई एन। तो वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए मुझे पहले फाई एन ऑब्टेन होना चाहिए। फाई एन कैसे मिलेगा मुझे, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू फाई ऑफ पी इंटू फाई ऑफ क्यू। फाई ऑफ पी होता है पी माइनस वन और ये होता है क्यू माइनस वन। तो कहने का मतलब फाई ऑफ एन इज इक्वल टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, लेकिन पी और क्यू तो मुझे पता ही नहीं है। पी और क्यू तो पब्लिकली किसी के हाथ में वो एन है भी, जो है ही बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन उनको पी और क्यू तो नहीं पता, और पी और क्यू पता लगाने में सालों लग जाएंगे, तो इसलिए वो फाई एन निकाल नहीं सकता। तो के भी पब्लिकली अवेलेबल है, तो इवन के पब्लिकली अवेलेबल होते हुए भी वो जे नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि फाई एन उसको पता नहीं है। तो इसलिए ये प्राइवेटली पता है जिसके पास गया है वो, कि पी क्या है, क्यू क्या है और जे क्या है। इवन सिर्फ जे भी है तो भी वो निकाल सकता है, तो इसलिए जे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ हमारा। एक बार जरा फटाफट रिवाइज कर देता हूँ कि मतलब पब्लिकली क्या अवेलेबल है, एन और के। किसी को भी इसमें एनसाइफरमेंट करना है तो वो क्या करेगा, डिजिटल इक्विवेलेंस निकालेगा, मतलब एम निकालेगा, नंबर्स में एम रेज टू पावर के करेगा, कॉन्ग्रुवेंट टू आर आ जाएगा, आर जो है साइफर टेक्स्ट हो जाएगा, उसको पास ऑन कर देगा। जिसके पास आर मिला वो रेज टू पावर जे कर देगा,
और वापस जो है वो M ऑब्टेन कर लेगा. सो दिस इज होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ RSA crypto system. So next time we will take a worked out example or solved example from the book. We will discuss that part. Till then, take care. Thank you very much for joining.